नमस्कार। अब तक हमने आइटम मास्टर भी बना लिया और डिपार्टमेंट मास्टर बना लिया। यानी कि हमने दो जो हमें मास्टर्स बनाने थे इनको हमने बना लिया है, डिज़ाइन कर लिया है और ये अब काम भी कर रहे हैं। और अब हमें तीसरी चीज़ क्या बनानी है उसे देख लेते हैं। अगर देखें तो तीसरी चीज़ जो है वो है स्टॉक ट्रांजैक्शन। स्टॉक ट्रांजैक्शंस को अगर हम बनाना चाहें तो सबसे पहली बात है जो हमारे पास अगर हम डेटा मेटा डेटा या डेटा सेट को चेक करें जो कि हमारे डेटा सेट में जो डेटा टेबल है उसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमें आईडी मिलता है, ट्रांजैक्शन का डेट मिलता है, आइटम का आईडी मिलता है, क्वांटिटी मिलता है, डिपार्टमेंट का आईडी मिलता है और किस को इशू किया गया उसको मिलता है। तो इसको अगर हम देखते हैं और जो रिक्वायरमेंट है अगर उसको हम देखें तो हमें दिखता है कि आईडी ठीक है, डेट ठीक है, लेकिन यहाँ आइटम का नाम है और जबकि यहाँ पर आइटम का आईडी है। और अगर हम इसके डेटा को क्वेरी करें, देखते हैं क्या नजर आता है। इसको एक बार हम राइट क्लिक करके और प्रीव्यू डेटा को करते हैं तो देखते हैं क्या नजर आता है। इसको प्रीव्यू करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से डेटा आता है जिसमें आइटम आईडी है, आइटम का नाम नहीं है। ऐसे ही डिपार्टमेंट का आईडी है, डिपार्टमेंट का नाम नहीं है, पर हमें यहाँ नाम भी चाहिए और हमें आइटम का नाम भी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक व्यू बनाते हैं। अब व्यू को बनाने के लिए है हमारे पास या तो हम MS SQL सर्वर के यानी कि मैनेजमेंट स्टूडियो की मदद से एक व्यू बना लें या फिर हम इस डेटा सेट के अंदर एक व्यू बनाएं। दोनों में से एक चीज हो सकता है। तो अच्छा रहता है कि अगर हम इस व्यू को SSMS में जाके बनाएं यानी कि SQL सर्वर में ही डिजाइन करें। हमने अभी तक 3 टेबल्स डिजाइन किया था और अब हम एक व्यू बनाना चाहते हैं। इस व्यू के ऊपर हम राइट क्लिक करें और एक नया व्यू क्रिएट करें। अब ये एक विजार्ड आया है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप कौन कौन से टेबल्स को यूज करना चाहते हैं। अब मुझे मालूम है कि मुझे स्टॉक ट्रांजैक्शन को तो यूज करना ही है और मुझे आइटम मास्टर का डिटेल यानी कि उसका नाम लेके आना है इस व्यू के अंदर, व्यू डिजाइनर के अंदर, तो मैं इसको भी यूज करूंगा। और तीसरा मेरे पास डिपार्टमेंट का भी नाम लेके आना है तो मैं इसको भी यूज करूंगा। मैंने तीनों को ऐड किया। अब देखिए इसने कुछ ऑटोमेटिकली जो हमने फॉरेन की यूज किया था उस टाइम, आपको याद होगा कि जब हम इस टेबल्स को डिजाइन कर रहे थे तो हमने कहा था कि मास्टर में तो 1 होगा, दैट इज इसकी जो की है वो प्राइमरी की, वो ये एक की जैसा दिखा रहा है येलो कलर में, जैसे इसका प्राइमरी की एक येलो कलर में दिखा रहा है। और हमने कहा था कि ये जो रिलेशन होगा वो होगा 1:मेनी, इसलिए इन्फिनिटी का निशान है। अगर आप लूप जैसा देख सकते हैं दैट इज इन्फिनिटी, यानी कि इसमें तो एक ही बार वो रिकॉर्ड आएगी लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हम उसे बार बार कर सकते हैं। तो डिजाइनर के अंदर ये रिलेशन अपने आप ही आ गया है और इसका मतलब होता है अगर आपने सेट्स देखा हो जो हम क्लास में पढ़ते हैं कि एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन का सेट है जिसमें हम बोलते हैं इनर जॉइन, यानी कि इसमें अगर इसके आईडी का कोई आइटम मिलता है तो उसे इंक्लूड किया जाए और अगर इसमें वो आईडी नहीं है और इसमें एक आईडी है कोई, हालांकि करने नहीं देगा, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है फॉरेन की से,
तो नहीं करने देगा। लेकिन अगर बाय चांस भी होता है तो इसको ये कंसीडर नहीं करेगा, इस व्यू के अंदर उसको नहीं देखेगा। ऐसे ही ये आइटम के लिए है। और आपको याद होगा बाय डिफॉल्ट मैंने आइटम मास्टर में एक आईडी को खाली रखा था। देखते हैं एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए ये पहला जो था आईडी वो हमने खाली रखा था, यानी कि अगर कोई डेटा एंट्री करते वक्त, जैसे मैंने बताया था कि जब रिसीव करेंगे तो हम किसी डिपार्टमेंट को रखना नहीं चाहेंगे, तो वो वन आईडी को यूज कर लेगा जिससे वो ब्लैंक रहेगा, तो यानी कि वो रिसीव्ड हुआ होगा। और जब इशू करेंगे तो किसी आईडी के अगेंस्ट में इशू करेंगे। तो इससे हमारा ये जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें अपने व्यू में सबसे पहले एक तो ये आईडी चाहिए, एक ट्रांजैक्शन डेट चाहिए, और आइटम आईडी की जगह हमें आइटम नेम चाहिए। और आपको याद होगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसमें नहीं है, हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी ले लेते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ले लिया, और उसके बाद हमें आइटम आईडी हो गया, हम क्वांटिटी चाहते हैं, और हम डिपार्टमेंट आईडी ना लेकर के हम डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं, और किसको इशू किया वो ले लेते हैं। तो डिजाइनर ने आपके लिए देखिए नीचे एक तो एसक्यूएल की क्वेरी जनरेट की है, जिसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्वेरी कॉल करके अपने सी शार्प के प्रोग्राम में, या फिर हम इसको व्यू को यहीं सेव कर सकते हैं। तो आपने देखा कि एक व्यू के अंदर मल्टीपल टेबल्स को कॉल किया जा सकता है, और या फिर किसी एक टेबल के अंदर चुन करके कुछ फील्ड्स को लिया जा सकता है। इसे हम एक बार सेव करते हैं, और इसका नाम हम कुछ मीनिंगफुल रखते हैं, जैसे कि VW, और इसका नाम रख देते हैं हम V बड़ा कर देता हूँ W व्यू, और इसका नाम हम रख देते हैं स्टॉक। इतना ही रख देते हैं और इसे हम सेव कर लेते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं ये क्या करता है। इसको एक बार हम ऊपर लेके आते हैं। देखिए इसमें उसने कहा है कि ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अब इसका रीजन क्या है देख लेते हैं कि हमें सारा रिकॉर्ड क्यों नहीं नजर आ रहा है, जबकि हमें पता है कि इसके अंदर हमने 2 रिकॉर्ड्स एंटर किए थे। वही एडिट टॉप 200 करते हैं। यह नल है, तो हमने कहा था कि हम नल की जगह बाय डिफॉल्ट 1 रखेंगे। तो अब ये हमारे पास व्यू में आ जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। अब ये दोनों रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब हम एक काम कर सकते हैं, ये डिपार्टमेंट यहाँ भी खाली आ रहा है इशू के केस में, तो इसको हम 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, जिससे कि सेकंड नंबर डिपार्टमेंट यानी कि अकाउंट्स ये आ जाए। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार व्यू में। अब ये सब कुछ सही हो गया। अब इस व्यू को हम कॉल कर सकते हैं, इसे सेव कर लेते हैं, और इसे हम अब बंद कर सकते हैं चाहे तो। और ये व्यू हमारे यहाँ पर सेव हो जाता है। अगर इसे हम रिफ्रेश करें और इसको देखें तो ये व्यू स्टॉक हमारे पास यहाँ सेव हो चुका है। इसको हम अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और हम व्यू या एडिट कुछ भी कर लें, क्लिक करें, तो ये हमें नजर आ जाएगा। तो इसे अब हम यहाँ छोड़ देते हैं और हम अपने प्रोग्राम में चले जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्टॉक ट्रांजैक्शन का जो हमने व्यू बनाया है उसे कॉल करना पड़ेगा इस डेटा सेट के अंदर। इसे हम कॉल करते हैं, ऐड करते हैं, और एक टेबल एडेप्टर को ऐड करते हैं, और हम ये स्ट्रिंग जो है कनेक्शन स्ट्रिंग से सेम रहने देते हैं, और इसे हम यूज करते हैं एसक्यूएल। अब यहाँ क्वेरी के लिए बोल रहा है तो हम क्वेरी बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं, और अब हम टेबल्स की जगह व्यू को क्लिक करते हैं। तो अब हमारे पास जो व्यू होगा वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। अब इसने कहा है कि आपने एक व्यू बना रखा है एसक्यूएल सर्वर में, क्या उसे कॉल करें? यस, उसे कॉल कीजिए, और इसमें से मुझे अब सब कुछ चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
ये आपके लिए डेटा लेके आ चुका है जो हमने वहाँ व्यू बनाया था। तो हम इसे ओके कर देते हैं और क्वेरी हमें मिल चुका है और हम नेक्स्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए उसने अपडेट इंसर्ट डिलीट का मेथड नहीं बनाया क्योंकि ये व्यू है, ये टेबल नहीं है, तो इसीलिए इसने सिर्फ सेलेक्ट का किया है और टेबल मैपिंग का किया है, फिल का मेथड बनाया और गेट का मेथड बनाया है। यानी कि डाटा को गेट भी करेगा, फिल भी करेगा, टेबल्स को मैप करेगा, यानी कि किस फील्ड के साथ क्या नाम रखा गया है, और सिलेक्ट क्वेरी तो चलाएगा ही। तो फिनिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास व्यू स्टॉक आ चुका है। अब हम इसको अगर कॉल करना चाहें, मैं इसे एक बार बिल्ड कर लेता हूँ, क्योंकि बताया था मैंने आपको कि डेटा सेट अगर आप एक बार बना लेते हैं तो उसे बिल्ड जरूर करें, नहीं तो ये क्लास क्रिएट नहीं कर पाएगा इनके लिए जो नया चीज आपने ऐड किया है। अब हम बाकियों को बंद कर देते हैं, जो हमने इतने विंडोज ओपन किए हुए हैं बंद कर देते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे ट्रांजैक्शन वाले फॉर्म के लिए, यानी कि स्टॉक। इसको क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं, सेम वही लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐड बटन और एक ग्रिड, इसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए H4 और हम ये लिखना चाहते हैं लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, और इसके नीचे हम क्या चाहते हैं, एक ऐड बटन। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम इसमें ऐड करेंगे, बटन को चलाएंगे, तो एक नया व्यू आएगा, तो हमें तो ये व्यू भी चाहिए। तो इस व्यू को लाने के लिए अब आपको समझ में आता है कि हमें मल्टी व्यू की जरूरत पड़ती है। तो हम एक मल्टी व्यू कॉल कर लेते हैं, मल्टी व्यू ले लेते हैं, और मल्टी व्यू के अंदर हम जैसे अभी हमने किया था कि दो व्यूज को हम ऐड कर रहे थे, तो वो भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम व्यू कॉल कर लेते हैं, पहले एक व्यू को कॉल कर लेते हैं और अब हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो व्यूज आ चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि इस पहले वाले व्यू के अंदर सबसे पहले इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे कि हम मल्टी व्यू की प्रॉपर्टी सेट नहीं कर रहे थे, तो हम यहाँ पर इसकी मल्टी व्यू की प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट इस व्यू को लेके आए, दैट इज 0 इंडेक्स, तो एक्टिव इंडेक्स होगा 0। और इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ऐड बटन रखेंगे। तो अब हम एक काम भी कर सकते हैं, और वो है कि अगर हमने कहीं पर कुछ बनाया है, जैसे कि इससे पहले हमने मास्टर्स में बनाया था, आइटम मास्टरी बनाया था, तो हम एक काम करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहीं से कॉपी कर लेते हैं, तो हमारे पास जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि हम एक एक करके कैसे कॉपी करते हैं, और फिर अगला फॉर्म जब डिजाइन करेंगे तो उसमें देखेंगे पूरे फॉर्म को कॉपी करके हम कैसे चेंज करेंगे। तो फिलहाल हम इसे कॉपी कर लेते हैं और स्टॉक के अंदर जाके हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, या तो यहाँ पेस्ट करेंगे या फिर हम यहाँ पेस्ट करना चाहेंगे, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और अब हमें क्या चाहिए, एक ग्रिड चाहिए, तो एक ग्रिड ले लेते हैं और वो होता है डेटा के ग्रुप में, तो हम इसे ग्रिड व्यू को भी ले लेते हैं। ये ग्रिड व्यू भी ले लिया। अब हमें चाहिए था इस ग्रिड व्यू को डेटा सोर्स से कनेक्ट करना, और जैसे कि मैं हर बार यूज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट डेटा सोर्स, तो उसे यूज कर लेते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं ODS और स्टॉक, इतना ही रख लेते हैं। और इसमें हम डेटा सेट अब कौन सा यूज करेंगे, देखिए चौथा डेटा सेट आ गया है, डेटा सेट डेटा टेबल आ गया है। तो इस डेटा टेबल को यूज करते हैं, और इसमें हमें सिर्फ गेट ही करना है, बाकी ये सब तो करना नहीं है। फिनिश करते हैं। तो ये हमारे पास डेटा कुछ इस तरह से आ गया है। और अब हम चाहेंगे कि इसमें सिर्फ पेजिंग हो और सॉर्टिंग हो, इसमें एडिट तो हमने करना नहीं है अभी, पहले हम देखना चाहेंगे कैसा लगता है देखने में। और इसे हम सेव कर लेते हैं
और जैसे कि हमने इसमें एक क्लास का इस्तेमाल किया था, CSS क्लास, उसे कॉपी कर लेते हैं और उस CSS क्लास को यहाँ रख देते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर, जिससे ये कुछ ऐसा नजर आने लगा है। अब इसके हम कॉलम्स को ठीक करते हैं और इसके लिए हम फिर वही एडिट पे जाएंगे और एडिट में जाने के बाद इसके अंदर सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ID डेट आइटम नेम, तो डेट लिखना है यहाँ पर हमें, तो इसका हेडर हम डेट कर देते हैं और आइटम नेम का आइटम और स्पेस नेम, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का देख लेते हैं क्या लिखा है हमने यहाँ लिखा नहीं था, तो हम इसको लिख देते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसको लिख देते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और इसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, क्वांटिटी का क्वांटिटी, डिपार्टमेंट नेम का डिपार्टमेंट एंड स्पेस नेम, और इशूड टू आईडी को हमने क्या लिखा है, देखें इशू टू, सो इसका नाम हम रख देते हैं इशूड टू और इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से नजर आने लगा है। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेट है इसकी फॉर्मेटिंग करें, और इसकी फॉर्मेटिंग में इसमें 00 आ रहा है, इसको हटाएं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, एडिट कॉलम में जाएं और इसमें होता है डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग, तो देखते हैं ये डेटा है और डेटा फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसमें कहता है कि आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें हमें जो डेट चाहिए वो कि जिस तरह से चाहिए, डेट एंड यानी कि DD यानी डेट, मंथ और ईयर, इस तरह से चाहिए, और ये डेट के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे क्लिक करते हैं ओके, ये कुछ इस तरह से लिखा आएगा जो आपके सामने आए, इसमें से आवर्स और वो मिनट्स और सेकंड्स जो आ रहे थे वो हट गए हैं। तो देखा आपने कि हमने इस तरह से इसको यहाँ तक तो बना लिया है। इसको एक बार रन करके देखते हैं कैसा लगता है। अब इसने हमें एक एरर दिया है कि आपने बटन क्लिक तो बनाया है लेकिन ऑन क्लिक आप भूल गए हैं। बिल्कुल सही बात है, हमने कॉपी किया था, कॉपी करने के बाद हमने गलती कर दी थी कि हमने उसके जो क्लिक इवेंट था, इसको देखते हैं एक बार, इसके अंदर एक क्लिक इवेंट होगा, अगर हम इसके इवेंट में जाएं तो यहाँ पर ये आ तो गया है, लेकिन हमने इसका कोई प्रोग्राम अपने प्रोग्राम फाइल में जनरेट नहीं किया था, तो इसे हम एक बार डबल क्लिक करते हैं और अब उसने ये जनरेट कर लिया डबल क्लिक करने से। इसे हम सेव कर लेते हैं और फिर एक बार बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रोग्राम में आ चुका है, तो इसे हम बिल्ड करते हैं। इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए इस तरह से आ गया आपके सामने। तो अब अगर हम इसे सॉर्टिंग करना चाहें तो ये सॉर्टिंग भी कर सकता है, किसी डेट पे भी सॉर्टिंग करें या आइटम नेम पे सॉर्टिंग करें तो भी आएगा। यहाँ तक तो हो गया है, जो कि कुछ ऐसा ही लग रहा है देखने में। अब हम एक काम करेंगे कि इसके अंदर एडिट का ऑप्शन रखते हैं, जैसे इसमें हमने रखा था, तो इसमें करते हैं और स्टॉक में जाके, जैसे हम अब तक पहले भी कर चुके हैं कई बार, और इसको एडिट करते हैं और इसके अंदर हम एक बटन ऐड करेंगे जो कि बटन फील्ड होगा। तो ये बटन है, हम इस बटन को ऐड करते हैं, इसे हम ऊपर कर देते हैं, पहले रो कॉलम में मुझे इस बटन की जरूरत है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं एडिट। और आपको जैसे पहले ही पता है, हमने अब तक हमने बटन यूज किया है एज ए टाइप। इसे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, और ये मेरे पास बटन इस तरह से आ गया है। और अब हम फिर वही करते हैं, अब हम चाहेंगे कि नीचे एक टेबल डिजाइन करें, जैसे पहले भी टेबल डिजाइन किया था। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे टेबल को कॉपी कर लेते हैं और
वहां पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि स्टॉक के व्यू में जो सेकंड वाला व्यू है इसमें हम इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब हमने इसे पेस्ट कर लिया है, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये चाहिए होता है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, अब एक बार देखते हैं। अगर हम ऐड करते हैं या एडिट करते हैं तो एक डेट आता है, आइटम नेम आता है, तो हम वही करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट, और उसके बाद आइटम का नाम चाहिए हमें। ये दो चीजें हो गई। और अब हमें क्वांटिटी के लिए चाहिए डिपार्टमेंट और इशूड टू चाहिए, तो हम इन्हें बनाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पर नए कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे, तो हम इन्हें ऐड करते हैं। ऐड करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँ पूरे रो को और कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ, कुछ इस तरह से। मैं ऐसे कंट्रोल वी से पेस्ट करता जाता हूँ, ये कुछ इस तरह से आता जाएगा। मैं इनको हटा देता हूँ एक बार, ये लेबल्स मुझे नहीं चाहिए, या नीचे वाला लेबल रहने देते हैं। और अब हमें यहाँ जो चाहिए था वो एक एक करके ले लेते हैं, जैसे क्वांटिटी डिपार्टमेंट इशूड टू, क्वांटिटी डिपार्टमेंट इशूड टू, और सब में हम कॉलन भी लगा देते हैं। और एक काम करते हैं, इनको भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं एक बार। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें वहां पर अगर हम देखें, यहाँ हमें एक तो डेट के लिए इस तरह से डेट का चाहिए और ड्रॉप डाउन चाहिए हमें आइटम मास्टर के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेट के लिए। डेट के लिए हमें, अगर हम प्रॉपर्टी में जाते हैं तो टेक्स्ट का मोड होता है। अगर हम इसे ड्रॉप डाउन करें तो हमें डेट एक ऑप्शन मिलेगा। ये ऑप्शन यूज करने से जब HTML भेजता है, यानी कि आपको पता ही है, जैसे जब ये कंपाइलर रन करता है तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है HTML पेजेस में। इन जितने भी जो कंट्रोल्स हैं इनको कन्वर्ट करता है HTML के लेबल्स में या टैग्स में। तो उसमें आपको पता है कि HTML5 के अंदर डेट एक टाइप होता है, जिससे क्या करता है कि वो डेट को ही अलाउ करता है। जैसे न्यूमेरिक के केस में हमने नंबर रखा था, जैसे क्वांटिटी के केस में हम नंबर रखना चाहते थे, तो हमने यहाँ पर नंबर यूज किया था, जिससे सिर्फ नंबर ही अलाउ करे, जो हमने पहले C# सीखते वक्त हमने देखा था। और अब हम चाहते हैं कि इन सब में बाकी चीजें चल जाए, लेकिन अब यहाँ पर हमें ये टेक्स्ट बॉक्स नहीं चाहिए, और यहाँ पर हमें ये एरर भी नहीं चाहिए होगा, तो हम इसे हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एरर हमें चाहिए होगा कोई क्वांटिटी अगर गलत लिखता है तो, इस केस में तो हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो फिलहाल हम सबसे पहले काम करते हैं, हम सेव कर चुके हैं और इसको लाने की कोशिश करते हैं ऐड करते वक्त। तो ऐड करते वक्त हम क्या करते हैं नॉर्मली कि मल्टी व्यू इंडेक्स जो है एक्टिव इंडेक्स, इसका एक्टिव इंडेक्स जो है वो हम रखेंगे 1, दैट इज व्यू 2। इसको एक बार हम बिल्ड करके रन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है देखने में। इसमें हम ऐड पे क्लिक करते हैं, इसने फिर वही एरर दिया। अब हमने बटन सेव के क्लिक पे तो कुछ किया नहीं, तो हमारे लिए अच्छा होता है कि जब भी हम कहीं से कुछ कॉपी करें तो उसके बाद इनके जो इवेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं इन पर हम यूज कर लें। जैसे कि इसके साथ भी कोई इवेंट जुड़ा हुआ होगा जब हमने कॉपी किया था, इसे हम क्रिएट कर लें इसका स्ट्रक्चर। और ऐसे ही कैंसिल के साथ भी हुआ होगा तो उसे भी हम क्रिएट कर लें। अब उम्मीद करेंगे कि ये सब चीज़ें हो गई होंगी।
और कुछ रहा नहीं होगा। अब इसे दोबारा से रन करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब इसको जैसे हमने एडिट बटन यूज किया था तो वो भी आ गया, और ऐड पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आया है, देखिए यहाँ कैलेंडर आ गया है, और जो डेट हम सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स आए, यानी ड्रॉप डाउन बॉक्स आए, और यहाँ भी एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आए। तो उसको डिजाइन करते हैं। पहले डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लेके आना चाहते हैं इस आइटम की जगह। इसे हम डिलीट कर देते हैं, और इस जगह पे हम एक ड्रॉप डाउन को कॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास ड्रॉप डाउन है, और हम चाहेंगे कि ये ड्रॉप डाउन ऐसा ही एक डिपार्टमेंट के यहाँ भी हो, तो हम इसे भी कॉपी करके वहां पेस्ट कर लेते हैं। और इसका नाम हम रखना चाहेंगे, ये ड्रॉप डाउन है तो dd रख देते हैं, और इसका नाम रख देते हैं आइटम नेम, और इसका नाम दूसरे का हम नाम रख देते हैं ऐसे ही dd। इसका नाम हम रख देते हैं, बेशक हम ddl लिख सकते थे, ddl ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसके आगे हम लिख सकते हैं डिपार्टमेंट। और ऐसे ही इसको भी चेंज कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं इसको भी। इसका नाम हम रख देना चाहेंगे थे ddl आइटम नेम, और अगर हम आइटम भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इतना ही रख लेते हैं। तो हमने इनका नाम चेंज कर दिया, और अब इसको एक बार हम सेव कर लेते हैं, और एक बार व्यू करके देखते हैं। अब हमें कंट्रोल F5 दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है, अभी कैंसिल करने से कुछ करेगा नहीं, तो हम लेकिन रिफ्रेश जरूर कर लेता है। देखिए यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ गए हैं। अब इन ड्रॉप डाउन के साथ हमें डेटा फिल करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, और अब हम एक डेटा को अटैच करना चाहेंगे, तो इसके लिए हम चूज डेटा सोर्स करेंगे, और इसके अंदर हम ड्रॉप डाउन करेंगे कौन सा डेटा सोर्स लेना है, क्या इसमें है अवेलेबल। अभी तो इसमें है नहीं, तो हम एक ओडीएस और क्रिएट करेंगे, और इस ओडीएस का हम रख देते हैं ओडीएस आइटम मास्टर, यानी कि अब ये हम इसे आइटम मास्टर से इस डेटा को लाना चाहेंगे। अब आपको पता है आइटम मास्टर मेरे पास डेटा सेट में ये था डेटा टेबल के अंदर। इसे क्लिक करते हैं, फिनिश करते हैं, और अब देखिए पूछता है कि सिलेक्ट डेटा फील्ड टू डिस्प्ले इन द ड्रॉप डाउन बॉक्स। अब डेटा फील्ड जो मुझे ड्रॉप डाउन बॉक्स में चाहिए वो तो चाहिए ये, लेकिन जब सेव करूंगा तो मैं आईडी लेना चाहूंगा, तो सिलेक्ट अ डेटा फील्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स। यानी कि जब ये नाम सेलेक्ट करके कोई यूज करेगा किसी नाम को, तो बैकग्राउंड में जब डेटा जाएगा वो वैल्यू होगी उसकी आईडी, जो कि इस मास्टर में है। तो इसे हम ओके करते हैं, तो इससे मेरा ये डेटा बन चुका होगा। इसे एक बार देख लेते हैं, और फिर हमें समझ में आएगा। और उसने ये हमारे लिए ओडीएस कहाँ कॉपी किया है, ये इसके नीचे ही आ गया है। तो अब इसे हम एक बार रन करते हैं, इसे हमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं, सेव करने से ही आ जाएगा। तो हम इसे एक बार फिर वही कैंसिल पे क्लिक कर देते हैं, हालांकि कुछ करेगा नहीं, लेकिन ये रिफ्रेश कर लेगा। देखिए आ गए हमारे पास। और अब इसमें हम क्वांटिटी लिख सकते हैं कुछ भी, और अब हम इस ड्रॉप डाउन को करते हैं, जैसे इस वाले ड्रॉप डाउन को किया वैसे हम इस ड्रॉप डाउन को भी कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करें, चूज ए डेटा सोर्स, और हम एक नया डेटा सोर्स बनाना चाहेंगे, उसका नाम हम रख देते हैं ओ डी एस डिपार्टमेंट। और इसके अंदर हम कौन सा टेबल एडिटर यूज करना चाहेंगे, डिपार्टमेंट, और इसमें वही हम करेंगे फिनिश। और उसके बाद फिर हम आईडी की जगह डिस्प्ले में तो चाहिए नेम, बट जब आईडी रिटर्न करे तो वो हो जाए उसका टेबल के अंदर जो रखा था डिपार्टमेंट के उस आईडी को। इसे ओके करते हैं, तो देखिए इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया आपके लिए। इसे हम फिर सेव करते हैं, और इसे एक बार फिर व्यू करके देखते हैं ये क्या करता है। तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट्स पे लेके आ चुका है। तो आपने देखा कि हमने अब आइटम भी लोड कर लिया और डिपार्टमेंट भी लोड कर लिया, और इसमें क्वांटिटी भी डाल पाए। और अगर हम इसे अब ओके करें, सेव करें, तो सेव भी करें,
और कैंसिल करें तो कैंसिल भी करें। इसमें हम कुछ और चीजें भी करना चाहेंगे जो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे इसका वैलिडेशन कैसे करेंगे, कोई गलत क्वांटिटी ना डाल दे, और इसको हम जब कॉपी करें और वैलिडेट करें कि जैसे नेगेटिव में कुछ वैल्यू आया कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई स्टॉक नहीं है हमारे पास और उसको इशू करना चाहें, उसे इशू ना कर पाए, तो ऐसी सारी चीजें हम करेंगे। इसके अंदर वैलिडेशन करेंगे, उसके बाद इसे सेव करने का काम करेंगे और कैंसिल करने का काम करेंगे, जिससे हमारा ये डेटा एंट्री सिस्टम कवर होगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।